तो 9th के बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन चैप्टर 4 जो कि फिजिक्स है, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। मैं आपको बता दूं 24 पेजेस का ये चैप्टर है और इसको वन शॉट में 1 घंटे में कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारी वैरायटी है और बहुत सारी नई नई चीजें हैं। तो मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी एकदम लाइन बाय लाइन और ये सारे टॉपिक वाइज एंड पेज नंबर वाइज। तो आज हम कवर करने वाले व्हाट इज मोशन एंड इट्स टाइप्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्क्राइबिंग पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हैं और इनमें से न्यूमेरिकल और इसके जो पॉज एंड पोंडर है वो हर एक चीज आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहे। मैं एक एक करके एकदम इजी एक्सप्लेनेशन और स्कूल में आप कैसे लिखोगे वो सारी चीजें बताने वाला हूं मैं आपको, तो देखते जाओ। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज मोशन। अगर हम मोशन को डिराइव करें ना तो सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का बड़ा ही खेला है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन। अब ऐसे आपके आसपास बहुत सारी चीजें दिखेगी, जैसे एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन जो आपका है ना उसमें आसपास के एग्जांपल्स को लेके ही बच्चों को क्यूरियस कर रहे हैं। तो आपको भी मैं आसपास के एग्जांपल से ही बताऊंगा, एक एक चीज आपको समझने वाली है। बस वीडियो को 5 मिनट देख लो, मजा ना आए तो छोड़ के चले जाना। तो अगर मैं मोशन की टाइप करूं, जैसे एग्जांपल में कोई जो एक ऑब्जेक्ट जो सीधा सीधा जाता है ये स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा हमारे पास। ठीक है, कोई ऐसा सर्कल में गोल चक्कर घूमता है तो सर्कुलर मोशन हो गया, वाइब्रेटरी मोशन हो गया। ये सारे एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे एक सिंपल पेंडुलम होता है, ऐसा ऐसा जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ मोशन है, लेकिन इसको अच्छे से डिटेल्ड अगर समझना चाह रहे हो तो ये एनसीईआरटी ने दे रखा है, जो पेज नंबर आपको 48 में मिलने वाला है। पेज नंबर 48 में आपको ये मिलने वाला है। सबसे पहला आप जब वहां पे लाइन शुरू ही करोगे अर्लियर क्लास और वो चीजें, पहले पैराग्राफ में आपको ये मिलेगा बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या वो भी तो आसपास मोशन करता है कि नहीं करता है? देखो, फ्लटर फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है, बटरफ्लाई मोशन करता है। आपका जो ओशन होता है, जो टाइड्स आती है, जो लहरें आती है, वो क्या है आपका राइज एंड फॉल रिदमिकली, एकदम बाकायदा। समंदर के किनारे में बैठते हो कभी या फिर बैठोगे तो जो लहरें चलती है ना, बड़ा ही सुकून वाला होता है बच्चा। उसके बाद क्लाउड, क्लाउड में आपने देखा होगा कभी कभी एकदम अंधेरा छा गया दिन में भी, क्यों? ऊपर देखते हो तो बादल, तो बादल भी तो इधर से उधर जाते हैं। तो ये और अच्छा, सांप जो है ना एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसे चलता है। ठीक, तो ये सारी मोशन जो है आपका, ये मोशन इन एवरीवेयर, आपको ये बात समझा रहा है। अच्छा, एवरीथिंग अराउंड अस इन मोशन फ्रॉम टाइनी इंसेक्ट टू मेसिव ओशन टाइड्स। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो मोशन में है, जैसे कि सन, आपके घर से छोटी सी बीम ऑफ लाइट आती है तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल जो है ना वो डांसिंग करती है। आपको ये भी वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, एकदम एज इट इज़ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूँ और अपने पिक्चराइज कर करके। अच्छा, अगर टाइप ऑफ मोशन जो अपनों को 9th में पढ़ना है, ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स होता है। तो लीनियर मोशन मतलब ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर एक एक्सिस पे, या तो वो एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो, तो उस तरीके के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन। एग्जांपल के तौर पे अगर देखो तो ट्रेन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, फॉलिंग अ बॉल, एक बॉल को अगर मैं फेंकूंगा तो सीधे नीचे गिरेगा, है ना? अब ऐसा तो नहीं कि क्यों गिरेगा, ग्रेविटी की वजह से गिरेगा। अब ऐसा तो नहीं कि लहरा के बल खा के गिर रहा है, नहीं, सीधे ग्रेविटी। अच्छा, स्विमिंग अ रेस, भैया रेस ट्रैक जो होती है एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, अगर आपको जीतना है तो सीधा सीधा और जल्दी पहुंचना पड़ेगा, सीधा सीधा और जल्दी पहुंचना पड़ेगा, ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, गोल चौराहा जो आपका होता है, चक्कर काटते हो तो वो सर्कुलर मोशन हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं, जैसे फैन के ब्लेड्स, अर्थ का अराउंड सन, भैया यहाँ पे सन है, सब मालूम है, यहाँ पे अर्थ होगा आपका, इसके अराउंड क्या करेंगे हम लोग? मूव करेंगे। ओके, इतनी बात तो मेरा कंफर्म हो गया। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन सब जानते हो, जब भी कोई बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे और पीछे, आगे पीछे वाला जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। भले ये सब कहाँ देखने को मिलता है? एक सिंपल पेंडुलम होता है। पेंडुलम शायद आपको नहीं मालूम, तो ऐसा एक हैंगिंग रहता है, यहाँ पे एक रस्सी रहती है और इसको अगर आप ऐसा फोर्स लगाओगे तो यहाँ जाएगा और फिर ये वापस यहाँ से यहाँ आएगा। इस तरीके के मोशन को हम लोग बोलते हैं पेंडुलम। बहुत पुराने पेंडुलम घड़ी हुआ करती थी जब ऐसा टन टन टन। ठीक है, अच्छा, स्विंग, स्विंग करना और गिटार। ठीक है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, गिटार बजा बजा के इंप्रेस करते थे। चलो ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 48 में ही ये चीज आपसे बोला गया है, इसमें सोचना पड़ेगा और यहां से आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आपको आंसर अपने वर्ड में देना है, लेकिन मैं अभी आपको समझाता हूं कैसे देखना। थिंक ओवर इट मतलब ये सवाल है, इसका जवाब देना है। ये यहां पर क्या कहा गया है, वहां पर जब देखोगे कॉर्नर पे कि यार एक बस है, सॉरी एक ट्रक है जो हाईवे में चल रहा है जिसकी स्पीड काफी ज्यादा है।
ठीक है, और आप उसी हाईवे में कार से चल रहे हो, ठीक है, तो आपको ना कितना सेफ डिस्टेंस लेना पड़ेगा, कितना सेफ डिस्टेंस लेना पड़ेगा जिससे आप सेफ रहोगे और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो सवाल का जवाब यह है कि ट्रक बहुत भारी होता है और काफ़ी तेज़ी से चलता है, स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है, हाईवे खाली होती है, तो फास्ट स्पीड वाले ऑब्जेक्ट को रुकने के लिए रिएक्शन ऑफ टाइम या टाइम ऑफ स्टॉपिंग ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, आप भी तेजी से हो, ट्रक भी तेजी से है, मान लो ट्रक के आगे कोई आ गया, ट्रक ने ब्रेक मारना शुरू करा तो बहुत देर से रुकेगी, और आपके साथ भी तो वही केस होगा, तो आप क्या होगा, आपकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी ना, एकदम से थोड़ी कि ब्रेक दबाया ना गाड़ी बंद हो गई, भैया इस केस में गाड़ी पलट जाएगी, ठीक है, तो आप सीधे ट्रक में भरा जाओगे और निपट जाओगे फोकट में। तो इसलिए है ना कम स्पीड में चलना और सेफ साइड लगभग ट्रक और इसके बीच में 100 मीटर लेना पड़ेगा। जैसे यहां पर देखो, मान लो पीछे आप कार पे आ रहे हो, ये कार दिख रहा है, तो ट्रक और इसके बीच में 100 मीटर का फासला होना चाहिए, लगभग। आप तो दूरी चलो, इससे क्या होगा, आपका जो स्टॉपिंग इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम, रिएक्शन के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, मतलब ब्रेक लगाने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अ मूविंग ट्रक कैन नॉट स्टॉप इंस्टेंटली, ठीक है, इट नीड टाइम एंड स्पेस टू स्लो डाउन, ठीक है भैया। दिस स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज विद स्पीड। अगर आपका स्पीड बड़ा होगा, एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, अगर स्पीड ज्यादा होगा तो मेरा जो स्टॉपिंग क्या होगा, यहाँ पे लिखा है ना, क्या बोल रहा भैया, स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो उस केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस भी मेरा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, बढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट याद रखना, यहां पे असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन बन सकता है। द फास्टर द व्हीकल द लॉन्गर द स्टॉपिंग डिस्टेंस, जितनी तेजी गाड़ी उतना ज्यादा आपको क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, ये सब एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, हाँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको समझा रहा हूं, ठीक है, कि चीजों को कैसे इजी कर सकते हैं। अब जो 4.1 है पेज नंबर 49 में आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब आप एक सीधे एक लाइन में मूव करोगे या मोशन करोगे। तो सबसे पहले अगर बोलेगा कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन और अ सिंगल पाथ, इसको आप बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। तो देखो, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन। बोले सर वन डायरेक्शन क्या, वन डायरेक्शन जो आपने पढ़ा है 9th में मैथ्स में, अच्छा मैथ्स की भी अगर वीडियो चाहिए तो आपको चैनल में मिल जाएगा, क्या ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ये सीधा जाएगा या तो एक्स एक्सिस में या सीधा जाएगा वाई एक्सिस में, तो एक एक्सिस में मोशन होना चाहिए। तो इस हिसाब से इसको ना, ये क्वेश्चन याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन और लीनियर मोशन इज ऑल्सो नोन एज अ रेक्टिलिनियर मोशन, और इसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल क्यों, क्योंकि या तो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है या वाई एक्सिस में। एग्जांपल के लिए आप ये ट्रेन देख पा रहे हो, किसी एक एक्सिस में ही जाएगा, वो किसी एक एक्सिस में जाएगा एक टाइम पर, ठीक, या तो एक्स में जाएगा या तो वाई में जाएगा, ये बात तो हो गई। अब देखो एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन, अपने एनसीईआरटी में दिया है भैया, एनसीईआरटी में कौन सा डायग्राम है, 4.1 ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन मोशन। देखो स्विमर सबसे तेज कौन है, ये है, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा जाएगा तो रेस हार जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखो कार, हाईवे एकदम लेन एकदम सीधा सीधा बनाया जाता है, हाईवे दूर से बनाया जाता है अपने शहर से दूर, ताकि स्पीड ज़्यादा हो और अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचे, ठीक है। ट्रेवल इन स्ट्रेट डायरेक्शन, फॉलिंग अ बॉल, बास्केटबॉल अपने थ्रो करा तो सीधे क्या होगा, ये नीचे गिरेगा ग्रेविटी की वजह से, तो ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। ट्रेन वगैरह, ये सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको इतना ही पढ़ना है, आपको इतना ही पढ़ना है। अब सवाल ये है कि मोशन और रेस्ट, अब यहां से वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो शुरू होने वाला है, जिसका नाम है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस, या फिर हम बात करें मोशन एंड रेस्ट। अगर हम मोशन एंड रेस्ट की बात करें ना, तो यहां पर आपको ऑब्जर्वर चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ही तो ऑब्जर्व करेगा कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पर है, तभी पता चलेगा ना, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वर होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब वो एक फिक्स्ड, ये पॉइंट होता है आपका फिक्स्ड, अभी डेफिनेशन लिखा, ये फिक्स्ड पॉइंट होता है जहां से इन which observe the motion of an object, motion और rest of an object, मतलब जहां से आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो कि ऑब्जेक्ट मोशन पे या रेस्ट पे है। तो अगर हम रेस्ट का डेफिनेशन ले तो क्या, रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम।
विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। आ गया ना रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे ऑब्जर्वर वहां पे बैठ के मजा ले रहा है या फिर देख रहा है कि ये चल रहा है या रुका हुआ है। अच्छा, मोशन की बात करेंगे तो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रहा आपका डेफिनेशन। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मोशन और रेस्ट दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है। दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मैं ऐसे समझा रहा हूं कि जैसे आप ट्रेन में बैठे हो और अगर ट्रेन से बाहर देख रहे हो आप किसी को, तो वो आपको ऐसा लगेगा कि वो पीछे जा रहा है, वो पीछे जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि वो रुका हुआ है। लेकिन वही जो ट्रेन के बाहर है वो आपको अगर देखेगा तो क्या लगेगा कि आप मोशन में हो। मतलब सुनो, जब आप ट्रेन में हो तो आपको लग रहा है कि मैं रेस्ट पर हूं और वो ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो हमारे से पीछे जा रहा है। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट तुमको देखेगा तो क्या पता चलेगा कि ये तो आगे जा रहा है, मैं रेस्ट पर हूं। तो देज आर रिलेटिव। ये दोनों क्या है? रिलेटिव है। तो यहां पर क्या बोला? रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव, दे डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर पोजीशन। ये ऑब्जर्वर के पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर सवाल आया रेस्ट एंड मोशन किस पे डिपेंड करता है, तो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। ये आपका आंसर है। किस पे डिपेंड करेगा? पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, मतलब ऑब्जर्वर की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। फिर अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? डिस्क्राइबिंग पोजीशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आ गया? ओके, ठीक है। डिस्क्राइबिंग पोजीशन, आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर पोजीशन की बात करोगे ना, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं कि गूगल मैप आप सर्च करते हो और किसी चीज़ को सर्च करते हो, जैसे कि राजवाड़ा सर्च करते हो, तो आपको राजवाड़े की ना पोजीशन पता चल जाएगी। ठीक है, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी, यहां से राजवाड़ा 5 किलोमीटर है। आपको यह पता चल जाएगा कि राजवाड़ा ना मुझे ना ईस्ट की तरफ जाना है कि नॉर्थ की तरफ जाना है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो डिस्क्राइबिंग पोजीशन के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। पहला, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस जहां से आप सर्च कर रहे हो, दूसरा डिस्टेंस कितना, और तीसरा डायरेक्शन। लेकिन मैं सबसे पहले बात करूंगा पोजीशन एंड देन इसके बाद हम बात करेंगे रेफरेंस पॉइंट। तो व्हाट इज पोजीशन? तो पोजीशन क्या होता है? तो सुनो मेरी बात। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस वेयर इट इज लोकेटेड एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। गूगल मैप में सर्च करा, इस टाइम पे आप कहां हो और राजवाड़ा कहां है। राजवाड़ा तो वही रहेगा, आप कहां हो। तो बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, टू डिस्क्राइब पोजीशन वी ऑलवेज नीड अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। ये फिर से बात आ गई ना रेफरेंस पॉइंट की। रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जहां से आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये मोशन में है और रेस्ट में, उसी को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अच्छा, विदाउट ए रेफरेंस पॉइंट सेइंग अ कार इज 5 किलोमीटर अवे, ये मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है। एक कार है जो 5 किलोमीटर अवे है, इसका क्या मतलब निकलेगा? अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या इसने रेफरेंस पॉइंट दिया 5 किलोमीटर दूर राजवाड़े की तरफ है? क्या इसने बोला कि यार इसका डायरेक्शन इधर है, नॉर्थ की तरफ? अगर ये नॉर्थ की तरफ भी बोलता तो रेफरेंस पॉइंट समझ में आता, डायरेक्शन समझ में आता है। ठीक है, तो इसका ना मीनिंगलेस। तो आपको कभी भी पोजीशन पता करना हो किसी ऑब्जेक्ट का तो रेफरेंस पॉइंट लगेगा, और रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ ये चीजें लगेगी। डिस्क्राइबिंग अ पोजीशन, अगर आप पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड। क्या चाहिए आपका? पोजीशन। एक तो हो गया आपका पोजीशन हो गया, और दूसरा क्या होना चाहिए आपका? ये रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वही रेफरेंस पॉइंट जिसको आप ओरिजिन बोल सकते हो, जहां से शुरू हो रहा है ये काम। अ फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर, जहां से आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करोगे? मेजर करोगे। देन आगे हम बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन जब भी आता है ना तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि डायरेक्शन मेरे पास कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये अगर 2D प्लेन में लिखोगे, 2D मतलब एक्स और वाई में लिखोगे, तो इधर आपका होता है, ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, और इधर क्या होता है आपका? वेस्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन तो जरूर है कि जरूरी है कि हमको किधर करना। और दूसरा डिस्टेंस 5 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, और डिस्टेंस कहाँ चाहिए? अच्छा, डायरेक्शन देखो, Which way the object is from the reference point? रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर है? डिस्टेंस, हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, वो रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर है। इतनी बात हो गई। अच्छा, अब आगे हम बात करेंगे, अगर आपको किसी की पोजीशन को पता करना है, आपका किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पता करना है, तो आपको ये चीज चाहिए। ये तो सिंपल है। वर मतलब अगर क्वेश्चन आ गया डिस्क्राइब वेयर समथिंग इज, या डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन वी ऑलवेज नीड where is the point of reference, how far is the object from it, and in which direction। 3 चीज याद रखना, ये क्वेश्चन है। जैसे एक एग्जांपल पे मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है बच्चा, इसको ध्यान से सुनना। एग्जांपल है, द शॉप इज 3 किलोमीटर ईस्ट
ऑफ द स्कूल। यहां पर अगर मैं बनाऊं इसका डायरेक्शन तो ये कुछ ऐसा ईस्ट हो गया, इधर यहां पर कहीं एक स्कूल है, यह हमारा क्या है, स्कूल है, ठीक है। अब स्कूल से 3 किलोमीटर दूर एक शॉप है, नहीं इसको अपन शॉप बोल देते हैं, ये क्या है हमारा, ये शॉप है, ठीक है। और यहां पर कहीं आपका होगा ये स्कूल, ये स्कूल, और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है आपका, 3 किलोमीटर। तो यहां पर डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट पूरा क्लियर है। क्या ये हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया आपका, और डायरेक्शन, ये देखो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, स्कूल, एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं मैं। अच्छा, दूसरा डिस्टेंस जो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 किलोमीटर, और अगर आप बात करेंगे डायरेक्शन की तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ईस्ट। तो ये होता है इसका एग्जैक्ट पोजीशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पोजीशन या डिस्क्राइबिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब जब एनसीईआरटी आप खोलोगे वहां पर आपको दिखेगा एग्जांपल एथलीट रनिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और यहां से ये बोलना चाह रहा है कि पोजीशन जो होता है ना, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, और अगर वो रुका रहेगा तो रेस्ट पर रहेगा, वो सारी बातें करने वाले हैं। देख रहे हो आप एथलीट कैसे रन कर रही है, ये भाग रही है मैराथन रेस में। अच्छा, जब भी आपको वी ऑलवेज डिस्क्राइब पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, आपको ओरिजिन मानना पड़ेगा। जैसे कि ये देखो, ये डायग्राम, ये 4.2 आपका एनसीईआरटी का है, ये जो है ना ये ओरिजिन है हमारा। तो ये ओरिजिन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे हम इसको, रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। अब अगर आप रेफरेंस पॉइंट से इधर जा रहे हो, देखो 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर, अगर आप इस रेफरेंस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो इधर आपको लेना पड़ेगा डिस्टेंस पॉजिटिव। क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। और अगर आप रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड जा रहे हो, अच्छा इसको हमने लेफ्ट नहीं बोला, इसको हम लेफ्ट बोल देते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, राइट। तो लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो यहां पे आपको डिस्क्राइब पोजीशन जो लेना पड़ेगा वो नेगेटिव। इस पॉइंट से आपको बस इतना, इस डायग्राम से सिर्फ इतना समझना है कि यार इनका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन के बारे में सिर्फ बात करना है। यहां पर ओ मैंने ओरिजिन बोल दिया। अगर आप यहां पे राइट साइड पे जा रहे हो तो आपको डिस्टेंस या जो भी हो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर नेगेटिव लेना पड़ेगा। बस इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है, ज्यादा समझने की जरूरत इसमें से है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वही चीज जो अभी मैंने बताया था, इसको नंबर लाइन में करके बताया। यहां पर एक छोटी सी बात यहां पर ये है, ये देखो, द नंबर लाइन हेल्प अस रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। पॉजिटिव वैल्यू आर राइट एंड नेगेटिव वैल्यू आर द लेफ्ट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। बिल्कुल रेफरेंस पॉइंट से इधर लेफ्ट और राइट हमने कर रखा है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, हम पोजीशन ले रहे हैं बेटा, क्या ले रहे हैं हम लोग, पोजीशन। ये भी हम लोग क्या ले रहे हैं इधर, पोजीशन। ये तो समझ में आ गया। अब आगे की बात करेंगे, आगे की बात करेंगे हम लोग। अब थिंक ओवर इट, फिर से सवाल आ गया। अब सवाल क्या है, पढ़ो इसको और इसका मुझे जवाब दो। तो देखो, नहीं कर पाए ये सवाल। अब एन एथलीट स्टार्ट एट ओ, रन टुवर्ड 60 मीटर चलता है, देन टर्न्स एंड रन प्लस 20 मीटर, व्हाट इज फाइनल पोजीशन। ये इस डायग्राम से पूरा क्लियर हो जाएगा। ये ऐसा है, यहां से क्या कर रहा है, इसका आंसर पहले वाले का स्टार्ट कर रहा है, और पहले कहां तक जा रहा है वो 60 मीटर तक। पहले कहां गया है वो 60 मीटर तक। तो ये 60 मीटर इसने कवर करा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये रिटर्न आ रहा है, और रिटर्न कितना चला, 20 मीटर। तो 20 मीटर यहां देखो ना, सबके बीच में 20-20 का डिफरेंस है, तो ये 20 मीटर चला, तो ये चल गया 20 मीटर। तो ये जो बचा हमारे पास, क्या ये मेरा फाइनल पोजीशन है ना, यहां से यहां तक ये मेरा क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। और अगर फाइनल पोजीशन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, ये 60 माइनस का 20 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। और यहां पे डायग्राम में दिख भी रहा है आपका 40 मीटर। तो फाइनल पोजीशन जो होगा वो प्लस का ही रहेगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस मेरा राइट साइड में ही आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन, इफ द सेम एथलीट रन टू -30 मीटर फ्रॉम ओ, इन विच डायरेक्शन डिड शी रन। मतलब ये देखो यहां पर, क्या ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये कहां तक चल रहा है, माइनस का 30, मतलब ये जो 20 है, 20 के बाद यहां पे कहीं मैं ले लेता हूं 30, जो माइनस का होगा। अगर ये इधर की तरफ चल रहा है, मतलब ये आ गया ना इधर लेफ्ट की तरफ, तो इस केस में जो इसका पोजीशन होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, इसका आंसर अगर आप लिखोगे तो इन विच डायरेक्शन, तो आप बोलोगे कि लेफ्ट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। एथलीट किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में, इसका आंसर हो गया। अच्छा, वाई इट इज नॉट इनफ टू जस्ट से ऑब्जेक्ट 5 मीटर अवे फ्रॉम। क्यों हम ऐसा नहीं कह सकते, ये सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्क्राइबिंग पोजीशन। तो मैं इसलिए कह सकता हूं, इसका आंसर जो मैं लिखूंगा, बिकॉज
बिकॉज इन दिस इंफॉर्मेशन रेफरेंस पॉइंट नॉट क्लियर बोल सकता हूं। दूसरा डायरेक्शन कॉमा और क्या बोल सकता हूं, डायरेक्शन एंड, हाँ डायरेक्शन आर नॉट गिवन, आर नॉट क्लियर आप बोल सकते हो। मतलब ये स्पेसिफाई नहीं है ना, एक तो रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई नहीं है, दूसरा आपका डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है। दैट्स वाई दैट इज नॉट इनफ टू से द ऑब्जेक्ट 5 मीटर अवे। क्लियर, ऐसा एग्जांपल दे रखा है। अब आ जाता है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये स्लाइड चली गई, मैं 1 मिनट में बता देता हूं तुमको कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है और कोई पाथ मेरा यहां पर है, मैं कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा हूं, ठीक, तो ये मान ले यहां पे मान लेते अपन 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। 10 किलोमीटर गए, इस पॉइंट से स्टार्ट ओ से लेके ए तक गए, ठीक है। अब जब ओ से लेके ए तक जा रहे हैं तो ये तो होगा डिस्टेंस, लेकिन मैं यहां पे लूंगा शॉर्टकट। ये क्या, ये रास्ता जो है मेरा ये शॉर्टकट है, यही शॉर्टकट आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको क्लियर हो गई ये बात? डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करें तो डिस्टेंस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ ट्रेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो पाथ ट्रेस करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, जो कि हमारे पास क्या है 10 किलोमीटर। लेकिन अगर यहीं पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि बोले शॉर्टकट डिस्टेंस। डेफिनेशन क्या है, शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर आप देखोगे ये शॉर्टकट, अगर जैसे ही आप शॉर्टकट लोगे तो आपको ना ये बात बताना पड़ेगा कि यहां पर डायरेक्शन नीड, डायरेक्शन क्या है इसमें जरूरी है, क्योंकि आप यहां पे ले रहे हो शॉर्टकट, ठीक है। तो जैसे डायरेक्शन नीड लेते हो तो आपके पास एक क्वांटिटी आ जाती है जिसका नाम है वेक्टर क्वांटिटी। तो इतनी बात समझ में आ रहा है कि यार डिस्टेंस जो होता है ना, इसमें डायरेक्शन नॉट नीड, डायरेक्शन नॉट नीड, ठीक। अब इसके एग्जांपल में बताऊंगा, इसके नाम वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हम आगे आ जाते हैं तो ये इसका एग्जांपल बड़ा बढ़िया तरीके से दे रखा है। फिगर आपका क्या देखने को मिलेगा, 4.4। तो 4.4 में क्या है, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में मान लो कि आपने यहां से स्टार्ट करा, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो ओरिजिन मैं इसको बोल सकता हूं, ठीक है। ये पूरा ट्रैक है 0 से 20, 40, 60, 80 और ये 100। ये आपको दिख रहा है, ये ग्रीन वाली, ये ग्रीन वाली आपका क्या है डिस्टेंस। यहां से यहां तक आप 100 गए, फिर टर्न होकर इधर आए, तो पाथ ट्रेस बाय एन ऑब्जेक्ट कितना हो रहा है यहां पर, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहां से हो रहा है 100 और वापस आप कितने आए, 40, तो एक वापस कितने आए, यहां देखो 20 और 20, 40 और ये 60। तो डिस्टेंस अगर इस केस में अगर मैं देखूंगा जो पाथ ट्रेस कर रहा है, पाथ ट्रेस्ड जो है मेरा डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू, एक तो 100 मीटर चला प्लस में ये रिटर्न कहां तक आया, 40 तक, तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है मेरा, 60 मीटर का डिफरेंस है क्या, तो ये 60 मीटर आपका ऐड हो जाएगा, तो जो हो जाएगा 160 मीटर, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। लेकिन जैसा हमने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि शॉर्टकट डिस्टेंस, तो इनिशियल बिटवीन फाइनल, तो ये आपका इनिशियल हो गया, ये आपका फाइनल हो गया, इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं देखूं तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो कितना हो रहा है, क्या ये 40 मीटर है। तो इस बात से समझ में आया मुझे कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा डिस्टेंस से, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। यहीं पर देख लो, ये 160 आ रहा है मेरे पास और ये कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। लेकिन यहां पे एक आईएमपी सवाल बनता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये कब होगा, तो इसका आंसर है इन स्ट्रेट लाइन मोशन, इन स्ट्रेट लाइन मोशन और लीनियर मोशन। इस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। बोले कैसे सर, यहां पे मान लो कि आप शुरू कर रहे हो, यहां से यहां तक गए, 100 मीटर चले, 10 मीटर चले, ये आपका इनिशियल, ये मेरा फाइनल, तो यहां पे डिस्टेंस भी मेरा कितना है, 10 है, और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, मेरा 10 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे इसके बीच में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो 3 नंबर का आता है आपके स्कूल में और ऑब्जेक्टिव भी आता है यहाँ पे। तो सबसे पहले फीचर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन, ये देखो पाथ
टोटल पाथ कवर्ड, और इसमें क्या है भैया, शॉर्टकट पाथ। यही आपको लिखना है। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मास, स्पीड, वर्क, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। काम करा क्या पता भाई, सबका अलग अलग काम होता है ना, ऐसे थोड़ी कि डायरेक्शन पूछना पड़ रहा है। जैसे वजन, मास 5 किलो, 5 kg, कोई थोड़ी पूछेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, थोड़ी पूछेगा। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी, यहां पर आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टकट लगता है आपकी, यहां पे हो जाएगी वेलोसिटी कुछ भी नहीं होता, स्पीड ही होता है, बस उसमें डायरेक्शन आ जाता है। आपका फोर्स, ये सब क्या है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, यहां पे डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन चाहिए, नहीं तो आप उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। ऑलवेज पॉसिबल हो सकता है, ये आपका नेगेटिव होगा और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ टेकन, डिस्टेंस हमेशा एक्चुअल पाथ होता है जो आप कवर कर रहे हो। इसमें इंडिपेंडेंट पाथ तुम्हारा कैसा भी आड़ा टेढ़ा हो, मेरे को तो सीधा चाहिए इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस। ये तो आपको मालूम ही है, अभी पहले बताया मैंने, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, हमेशा बड़ा होगा, लेकिन एक केस में इक्वल होता है, वो लिनियर मोशन होता है। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी एंड टॉपिक है। अब देखो यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ऐसी दोज क्वांटिटी which need to direction for clear information, ये होता है। एक मिनट, नो नीड डायरेक्शन यार, इसमें तो हम कई, ये जो है ना, ये किसका है, ये वेक्टर का, विच नो नीड डायरेक्शन, नॉट नीड डायरेक्शन। लेकिन यहां पर क्या है, डायरेक्शन आपको चाहिए। यहां देखो ना, कार डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। टाइम को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मास को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, डिस्प्लेसमेंट, ये देखो शॉर्टकट डायरेक्शन चाहिए। रॉकेट वेलोसिटी, सीधा एक डायरेक्शन में स्पेस पे ले जा रहे हो और पता चला किसी के खेत में छोड़ दिया तो मर ही जाएंगे ना सब, तो इसलिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है। फोर्स, वेलोसिटी, ये सब क्या है आपके स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। अब जो बलून वाला एग्जांपल है, ये है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी बच्चों, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो और अपने दोस्तों को भी भेजो। बहुत अच्छे से दिल से पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपके स्कूल के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए, थैंक यू।